अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की एक और दूसरी वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा दूसरा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा और जिस टॉपिक को हम जिक्र करेंगे वो होगा हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा सेल होता है वो केमिकली कौन सी चीजों का बना होता है। हमारा सेल जो हमारी बुनियाद होता है जिससे मिलकर हम सब जानदार बनते हैं, उस सेल का जिक्र हो रहा है कि केमिकली वो कौन सी चीजों का कंपोज हुआ पड़ा है। दूसरा, मैंने अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के साथ मैंने यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म भी लिखा हुआ है। यहाँ पर सेल की कंपोजिशन का तो जिक्र हो रहा है, साथ में यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन का भी डिस्कस हो रहा है। सवाल ये कि सेल तो हम जानते हैं जानदारों की बुनियाद, पर प्रोटोप्लाज्म की क्या चीज होती है। तो प्रोटोप्लाज्म को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने इसकी आवाज से लिखा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को सेल का ही हिस्सा कहा हुआ है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग मैटर कहा हुआ है। प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग मैटर है। अब यहाँ पर लिविंग मैटर से क्या मुराद है? लिविंग मैटर से मुराद है ऐसी जगह जहां पर रिएक्शंस होते हैं। सेल का वो पार्ट जिस पर रिएक्शन हो रहे हैं उस जगह को हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो सेल की कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर रिएक्शन नहीं होती हो, चाहे वो सेल का साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो या कोई भी मुख्तलिफ फ्लूइड जो दूसरी जगह पर पाया जा रहा हो वहां पर रिएक्शन होते, तो उन तमाम जगहों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा। तो जब हम जिक्र करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल कि सेल कौन सी चीजों का बना हुआ है, साथ में हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म भी डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म कौन सी चीजों का बना हुआ है, यानी सेल में पाए जाने वाला लिविंग मैटर, सेल की वो जगह जहां रिएक्शन हो रहा है। और सेल की कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां रिएक्शन ना हो रहा हो, तो हम मुकम्मल तौर पर सेल के पूरे स्ट्रक्चर को ही डिस्कस कर रहे हैं कि वहां कौन सी चीजों का बना हुआ है। अब सवाल ये आता है कि प्रोटोप्लाज्म को हमने कहा ये साइट ऑफ रिएक्शन होता है। दूसरा हमने कहा कि इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ जाएगा, न्यूक्लियस का पानी भी आ जाएगा, साइटोप्लाज्म का पानी भी आ जाएगा। तो दरअसल ये मिक्सचर होता है जिसके अंदर 70 to 90% वाटर होता है। सेल के अंदर भी देखते हैं तो वो 70 से 90% पानी का बना होता है। तो प्रोटोप्लाज्म भी सेल का ही हिस्सा है जो कि 70 से 90% पानी का बना हुआ है। अगर ये पानी चला जाए, पानी खत्म हो जाए, बाकी का जो हिस्सा बचेगा, अगर मिसाल के तौर पर किसी सेल के अंदर 70% ये प्रोटोप्लाज्म मौजूद है वाटर के तौर पर, तो ये वाटर चला जाए, बाकी जो 30% प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनेगा वो बना होगा इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। अगर हम एक सेल का जिक्र करते हैं जिसके अंदर 70% पानी है, पानी चला गया, बाकी का 30% बचेगा वो उसका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड शामिल होंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरा बात करें, एक ऐसा सेल जिसके अंदर 90% पानी मौजूद है, 90% प्रोटोप्लाज्म के अंदर पानी मौजूद है, अगर ये 90% पानी चला जाता है, बाकी का जो 10% बचता है वो होगा उसका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आमतौर पर हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के 70% में पानी होता है। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जैसे ब्रेन के सेल्स, उनके अंदर 90% पानी होता है, और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत कम पानी होता है, 30% पानी होता है, 30% पानी। और वो सेल्स होते हैं हमारे बोन के सेल्स। तो बोन सेल्स में कम से कम पानी और ज्यादा पानी हमारे नर्वस सेल्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर पानी ज्यादा पाया जाता है। बाकी उसका 10% जो है वो किट का बना होगा, वो उनके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का बना होगा। हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दरअसल हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमारी बॉडी में बनते हैं। फिर मजीद अगर हम बात करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये बने होते हैं बायो एलिमेंट्स के। वो एलिमेंट्स जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, उन एलिमेंट्स को बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कहा जाता है या बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स के हवाले से, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो 92 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। बाकी जो 26 एलिमेंट्स होते हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो 92 एलिमेंट्स में से अगर हम माइनस कर दें 25 एलिमेंट्स को, तो 25 एलिमेंट्स जो है ये हमारे पास बायो एलिमेंट्स कहलवाएंगे जो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। लेकिन इंसानों की अगर बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन के अंदर जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, वो 16 की तादाद में मौजूद होते हैं। तो इंसानों की बॉडी में 16 बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, बाकी ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास 25 बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं।
तो बायो एलिमेंट्स ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स को बनाते हैं। इस तरह से हमारा एक पूरा जो है वो सेल बनता है। तो जैसा कि हम लोग बायो एलिमेंट्स का जिक्र कर रहे थे, ऐसे एलिमेंट्स जो आगे चल करके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन होकर के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। तो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 ग्रुप्स कौन से हैं? एक कहलवाते हैं हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स, उसके बाद दूसरा ग्रुप कहलवाता है वो हमारे पास कहलवाता है माइनर बायो एलिमेंट्स, और तीसरा ग्रुप हमारे पास कहलवाता है ट्रेस बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स का मकसद क्या है? वो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे पाए जा रहे हैं बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, वो है माइनर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। और जो बहुत ही थोड़े पाए जा रहे हैं, जो 0.01% पाए जा रहे हैं, वो हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स। तो हमने इस हिसाब से इनके 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले मेजर बायो एलिमेंट्स का जिक्र अगर हम करें, वो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जो सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, उनके अंदर जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का अमाउंट 65% हमारे पास मिलता है। ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट आएगा वो होगा हमारे पास कार्बन, और कार्बन की परसेंटेज 18% पाई जाती है सेल के अंदर। कार्बन के बाद जो एलिमेंट आता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कैल्शियम, और उसके बाद फास्फोरस। आपके बुक के अंदर इस कैल्शियम की जगह पर सल्फर को मेंशन किया गया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सल्फर के हवाले से, तो सल्फर बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है, और ये दरअसल हमारे माइनर एलिमेंट्स के अंदर आएगा। आगे हम जिक्र कर रहे हैं सल्फर के हवाले से, तो सल्फर की परसेंटेज 0.25 मौजूद है, जो कि 1% से भी कम है। तो ये सल्फर जो है दरअसल माइनर एलिमेंट्स में पाया जाता है। लेकिन इस बोर्ड के अंदर पिछली बुक में भी, जो पुरानी बुक चलती आ रही थी, उसके अंदर भी सल्फर को इन्हीं एलिमेंट्स के साथ में काउंट किया हुआ था। इस दफा भी सल्फर को इन्हीं बायोलॉजिकल एलिमेंट्स के साथ में, यानी मेजर के साथ में काउंट किया हुआ है। दरअसल मेजर के अंदर ये 6 नाम मौजूद हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, और फिर फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। परसेंटेज आपके सामने मौजूद है। 3% जो है नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम, और 1% जो है फास्फोरस मौजूद है। 1% से जो कम मौजूद है, लेस देन 1%, वो हमारे माइनर एलिमेंट्स कहलवा रहे हैं। उनके अंदर नाम कौन से मौजूद हैं? जैसे पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, फिर हमारे पास सोडियम वो भी 0.15%, और मैग्नीशियम 0.05%। तो ये माइनर एलिमेंट्स जो बहुत कम पाए जा रहे हैं। फिर इनसे भी इंतहाई कम जो पाए जा रहे हैं, वो हमारे पास ट्रेस एलिमेंट जो 0.01% से भी कम पाए जा रहे हैं। इनके अंदर दरअसल जो है मेटल्स शामिल हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, उसके अलावा कॉपर हो गया, या फिर कोबाल्ट हो गया, मैंगनीज हो गया। तो ये जो है माइनर ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। तो जिस तरह से हमने बायो एलिमेंट्स का जिक्र किया, हमने कहा 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंसानों में पाए जाते हैं। अब उन 16 बायो एलिमेंट्स का हमने जिक्र किया कि ये मिलकर के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। आप सिंपली इस तरह समझ लें कि एलिमेंट्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। जब बायो एलिमेंट्स जुड़ेंगे तो वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। तो इस तरह से बायो एलिमेंट्स बायो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ नाम लिखे होंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हुआ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये 3 बायो एलिमेंट्स हैं और पाए जाने वाले भी ज्यादातर यही हैं। मिसाल ऑक्सीजन की बात करें तो वो मौजूद था 65%, हाइड्रोजन की बात करें वो मौजूद था 10%, कार्बन की बात करें वो मौजूद था 18%। तो ये 3 एलिमेंट्स ये आपस में जब कंबाइन होते हैं तो ये ग्लूकोज को बनाते हैं, और फिर इस तरह से ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं जो स्टार्च कहलाता है। तो ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं इस तरह से, और ये आपस में छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं इस तरह से, स्टार्च के जैसा मॉलिक्यूल या ग्लाइकोजन के जैसा मॉलिक्यूल। तो दरअसल जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल यूनिट्स होते हैं और उनको मोनोमर्स कहा जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। बड़े मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर्स कहा जाता है, ज्यादा यूनिट्स वाले। इसी तरह से दूसरे मौजूद हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जुड़ करके अमाइनो एसिड को बना सकते हैं। ये भी एक छोटा सा यूनिट है अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड कई सारे आपस में कंबाइन होकर के प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस तरह से प्रोटीन का एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा।
फिर इसी तरह से फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपस में जुड़ करके लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। तो इनके अंदर भी ये मुख्तलिफ बायो एलिमेंट्स शामिल होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसके अलावा फिर मजीद एलिमेंट्स भी शामिल होंगे, मैग्नीशियम भी यहाँ पर शामिल होगा लिपिड्स के अंदर। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी इसी तरह से फास्फोरस, मुख्तलिफ एलिमेंट्स बायोलॉजिकल जो होंगे वो मौजूद होंगे। अब इनके अंदर अगर हम बात करें, ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज के दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड होगा जो इस बड़े मॉलिक्यूल को बना रहा है वो कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरह से इनमें जो बॉन्ड होता है अमीनो एसिड्स के दरमियान में, वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक ग्लूकोज ये है, इसके साथ दूसरा ग्लूकोज और ये तीसरा ग्लूकोज कंबाइन हो रहा है, ये तीनों आपस में जिस बॉन्ड के साथ कंबाइन हो रहे हैं उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जा रहा है। अगर एक अमीनो एसिड है और वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ कंबाइन हो रहा है तो उस बॉन्ड को कहा जा रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह से ये एसिड है और ये ग्लाइसरॉल है, ये आपस में जिस बॉन्ड के साथ जुड़ रहे हैं उस बॉन्ड को कहा जाता है ईस्टर बॉन्ड। और इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में जुड़ते हैं, जिस बॉन्ड के साथ में जुड़ते हैं उसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास जो मौजूद हैं, मेन एग्जांपल्स वो है डीएनए और आरएनए। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स के तौर पर इनके ये मौजूद होते हैं। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन सेल को एक चार्ट की मदद से समझे तो यहाँ पर मौजूद ये चार्ट आपके लिए काफी ज्यादा रहनुमाई कर सकता है। इस चार्ट के अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया जा रहा है जो सेल के अंदर पाए जा सकते हैं। तो दो सेल्स का कंपैरिजन भी यहाँ पर हो रहा है कि इंसानों के सेल का जिक्र किया जा रहा है, ममेलियन सेल का, और दूसरा बैक्टीरिया के सेल का जिक्र किया जा रहा है। आप देखेंगे कि बैक्टीरिया का सेल और हमारा सेल किस कदर सिमिलर है कंपोजिशन के मुकाबले में। मिसाल के तौर पर जो कंपोनेंट्स हमारे सेल में पाए जा रहे हैं, जैसे वाटर हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वही कंपोनेंट बैक्टीरिया और मेमेलियन सेल में पाए जा रहे हैं और तकरीबन इनका जो परसेंटेज है वो एक जैसा ही आ रहा है। मिसाल के तौर पर एक हमारे आम सेल के अंदर वाटर की तादाद 70% है तो वही वाटर की तादाद बैक्टीरिया के सेल में मौजूद है। हाँ, अगर प्रोटीन की तादाद की बात करें वहां पर थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, हमारे सेल के अंदर 18% अगर मौजूद है तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर 15% मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट्स का देखिए हमारे अंदर 4% है, बैक्टीरिया के अंदर 3% मौजूद है। लिपिड्स का भी इसी तरह से हमारे अंदर 3% तो बैक्टीरिया के अंदर वो 2% पाए जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है। डीएनए की बात करें तो हमारे सेल के अंदर 0.25%, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए ज्यादा मौजूद है 1% के तौर पर। आरएनए की बात करें, आरएनए भी ज्यादा मौजूद है 6%, हमारे सेल के अंदर 1.10% मौजूद है। मजीद बात करें कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिसाल विटामिन्स हो गए, कुछ और कंपाउंड्स अगर हम बात करें तो वो कंपाउंड्स हमारे अंदर भी जितने मौजूद है 2%, बैक्टीरिया के अंदर भी उतने ही मौजूद है। और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह अगर हो गए या मेटल्स हो गए तो वो भी सेम अमाउंट में मौजूद है, 1% हमारे अंदर भी और उसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर। तो केमिकली अगर हम दो सेल्स का कंपेयर करें तो उन दो सेल्स के अंदर तादाद मॉलिक्यूल्स की एक जैसी मौजूद है और वो मॉलिक्यूल्स भी एक जैसे ही दोनों सेल्स के अंदर पाए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में भी अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।